हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर पे जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे थे तो मैंने आपको हाइड्रोलिसिस बताया था, और हाइड्रोलिसिस के बारे में जब हम लोग पढ़े तो वहाँ पे दो बातें आ गई सामने। एक तो वाटर की प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने बात की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं वाटर के अंदर, कौन कौन सी रिएक्शन करने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट था कि उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, वो अपने H को दे सकता है, साथ ही साथ उसके पास लोन पेयर है तो वो लेविस बेस भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, साथ साथ रिड्यूसिंग पावर है। तो हालांकि रेडॉक्स वाली जो रिएक्शंस है वो तो बात की बात है, बहुत कम ऐसे रीजेंट्स होंगे जो वाटर को ऑक्सीडाइज करेंगे या इलेक्ट्रिसिटी करेगा, तो वो एक अलग सेगमेंट है। बट जो मेजर पार्ट है उस पर हम लोग उसके एसिडिक हाइड्रोजन के बारे में और उसके लोन पर कोऑर्डिनेट करने पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलिए, तो उसके अलावा मैंने दूसरा बात जो बोला था वो एक्स कंपाउंड, यानी जो कंपाउंड जिससे रिएक्शन हो रही है वाटर की, उसके नेचर पे भी बात हम लोगों ने की थी। और मैंने पहले आयनिक कंपाउंड को लेकर जो बात की थी उसके हाइड्रोलिसिस पे हमने पहली चीज़ तो हाइड्राइड की बात कर ली थी। हाइड्राइड पे किस तरह से मेटल के हाइड्राइड थे। इसके अलावा मैंने नाइट्राइड पे बात की थी। इसके अलावा फॉस्फाइड पे बात की थी कि कैसे रिएक्शन होगा। तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन गैस बाहर हो रहा था, नाइट्राइड में अमोनिया गैस बाहर हो रहा था, फॉस्फीन यहाँ पे मिल रहा था आपको। तो ये पहले बातें जो जनरल थी वो मैंने यहाँ पे लिखी थी। इसके अलावा आज एक और पार्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ मेटल कार्बाइड, इसके बारे में भी बात ज़रा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग कोवेलेंट वाले पार्ट पे भी पहुंचेंगे। तो मेटल के कुछ डिफाइंड कार्बाइड है, मतलब मेटल्स के साथ अगर कार्बन रिएक्शन करता है, जैसे कुछ जो डिफाइंड हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। Al4C3, इसी तरह से Be2C बेरिलियम कार्बाइड, कैल्शियम का कार्बाइड और मैग्नीशियम का कार्बाइड, ये चार नॉन कार्बाइड हैं। इनके आपको स्ट्रक्चर भी बताए गए हैं पहले। Al+3 और कार्बन पे -4, दिस इज आयनिक कंपाउंड। ऑल्सो बेरिलियम +2 एंड C पे -4, दिस इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड। यहाँ पे Ca+2 और C2 पे -2 विच इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, ठीक है। और दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज Mg+2 एंड C3-4, जो कि आप इस तरह से यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो ये मैंने चारों के स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक है। तो एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ठीक। अब अगर हम इनके हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो क्या होगा उसको ज़रा समझा जाए। अगर मैंने इसमें वाटर दे दिया तो इसका तो पता ही है, लेकिन ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस, इससे H निकलेगा और 4 बार H लेके क्या बना देगा, CH4, साथ में AlOH का होल थ्राइड। आपको याद होगा ये बहुत फेमस रिएक्शन है, आप मीथेन का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहिए। हो सकता है आपसे पूछा जाता कि एल्युमिनियम कार्बाइड के हाइड्रोलिसिस में एज ए कॉन्जुगेट बेस कौन काम करेगा, तो C-4, ठीक है। ऐसे ही अगर आप वाटर की रिएक्शन इससे करा रहे हैं तो यहाँ भी CH4 ही मिलेगा आपको और BeOH का होल ट्वाइस। यहाँ पे क्या होगा, इसको एक H फिर एक इसको H, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगा वो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी एसिटिलीन गैस होगी, साथ में COH का। ये भी आपने पढ़ा है, बहुत फेमस रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बाइड का वाटर से रिएक्शन। इसी तरह से वाटर की रिएक्शन अगर आप इसमें कराएंगे तो पहले 3 H इसको और एक H इसको, तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ ये प्रोपाइन आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पे बता दी कि अगर मेटल का कार्बाइड है, हाइड्रोलिसिस होगा तो किस तरह से बनेगा। एक खास बात आपको यहाँ पे मैं और बता दूँ, दरअसल कैल्शियम कार्बाइड की तरह ही मैग्नीशियम का भी Mgc2 ही बनता है। ये दोनों कार्बाइड एक ही तरीके के होते हैं, बट ये जो Mgc2 होता है वो अनस्टेबल होने के हीटिंग के बाद ये Mg2C3 प्लस कार्बन बन जाता है। तो ये भी बात याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके दिमाग में आए कि सर कैल्शियम तो CaC2 इस तरह से बन जाता है जबकि आपने इसमें कुछ अलग टाइप का बना दिया। तो उसका रीज़न यही है, बनता तो यही है, बट इसका हीटिंग करने के बाद आपको एक स्टेबल कार्बाइड Mg2C3 प्लस कार्बन ये मिल जाता है, ठीक है।
तो ये हाइड्रोलिसिस के तरीके हैं और इन हाइड्रोलिसिस से आपको हाइड्रोकार्बन यहाँ पे मिल रहा है। आपने कैल्शियम कार्बाइड के बारे में बहुत सुना है। दरअसल एसिटिलीन का काम क्या होता है, फलों को पकाने में, यानी जो भी प्रोसेस होता है, देखा होगा कार्बाइड होता है दरअसल, तो कार्बाइड फलों में लगा दिया जाता है और उससे उसको पकाया जाता है। तो दरअसल बेसिकली होता क्या उसके अंदर कि उस कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस हो जाता है वाटर से, मॉइस्चर से, और उसके बाद एसिटिलीन गैस उसको दरअसल इस तरह से बदलती है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, चलिए, तो आयनिक कंपाउंड के हाइड्रोलिसिस को लेकर हम लोगों ने पिछली क्लास और आज पे जो मैंने बात स्टार्ट की है वो यही है कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर हमें पहले आयन सेपरेट करने हैं और फिर कैटायन और एनायन दोनों को ये देखना है कि उसका वाटर से रिएक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है ना, उसके बाद हम अगले स्टेप पे आएंगे और हाइड्रोलिसिस कैसे कराना है, कितने स्टेप में कराना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर मैं इसके बाद अब आज मैं कोवेलेंट कंपाउंड्स में हाइड्रोलिसिस की बात करने जा रहा हूँ, तो इसको नोट करिए तब तक। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और आगे बढ़ते हैं। तो ये हाइड्रोलिसिस का एक पार्ट आपने पढ़ लिया जिसमें आयनिक कंपाउंड्स हैं और वाटर का रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें खास बात आप देखो अगर ध्यान से, तो वाटर की कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, एसिडिक हाइड्रोजन देने वाली, कि एसिडिक हाइड्रोजन ये दे सकता है, या दूसरा साथ ही साथ लोन पेयर, सॉरी लैविस बेस, यानी जिसपे लोन पेयर ये देगा किसी कैटायन को। ठीक है, तो ये दो बातें हम लोगों ने इस पे सीखी। अब तीसरी बात आती है कोवेलेंट कंपाउंड्स में। तो यहां हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, जैसे मैं ए और बी की बात कर रहा हूं तो अब यहां पे पार्शियल प्लस और यहां पे पार्शियल निगेटिव, यानी पोलैरिटी तो है ही। और इसमें खास बात क्या है कि वाटर जब बात आप करेंगे तो वाटर के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर होगा तो ये अपने आप में न्यूक्लियोफाइल है, तो ऑब्वियस है इसकी जो साइट होनी चाहिए वो इस पे आनी चाहिए। तो इस पे सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है और वो है सब्स्टिट्यूशन का। हम सब्स्टिट्यूशन वाले प्रोसेस को यहाँ पे बहुत अच्छे से समझेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। तो यानी इस केस में जब भी कोवेलेंट कंपाउंड होगा और सेपरेट नहीं होगा तो वाटर का सबसे स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो है वो है लोन पेयर, और वो अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करेगा या अटैक करेगा लोन पेयर के थ्रू, लैविस बेस के थ्रू, किस पॉइंट पे, जहां पे पार्शियल प्लस चार्ज होगा। और पार्शियल प्लस चार्ज पे अगर अटैक करेगा तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा है, अल्काइल हैलाइड पढ़ा है, आपने तो पूरा डिटेल ही पढ़ा है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा है RX, और यहाँ पे वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इस पे अटैक करेगा, ये सब्स्टिट्यूशन होगा, और यहाँ पे ROH प्लस और देन यहाँ पे X, फर्दर यहाँ से ROH, ऐसे बनता है। ये अलग बात है कि ये इतना आसान नहीं होगा, यानी डिपेंड करेगा कि SN1 पाथ है तो आपको पहले कैटायन बनाना, वो अलग बात है। तो यहां पर ध्यान ये रखना है कि अगर हमें इसको सब्स्टिट्यूशन कराना ही है तो थोड़ा टेम्परेचर दे देंगे, हम हीटिंग करा देंगे, यानी कुल मिला के हम वाटर से रिएक्शन करा सकते हैं तो हमेशा सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो मोटे तौर पे आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी किसी कोवेलेंट कंपाउंड में वाटर के रिएक्शन को आप कराएंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन वाले केस। दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस is depend on the positive charge density of cation। ये मतलब यहां पर प्लस चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा अटैक के चांसेस होंगे। और दूसरी बात क्या है, लीविंग ग्रुप भी बेटर होना चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए, आसानी से लीव कर सकता है। वो सब उसी तरह के कॉन्सेप्ट है जो आपने SN1 वगैरह में पढ़े हैं, कुछ नया नहीं होता है कि आप अलग अलग हर जगह करें, बट उसी थीम को लेकर हम लोगों को आगे थोड़ा चलना है।
अब मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ इसमें कैसे आप इसको समझ पाए कि सब्स्टिट्यूशन कराना चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैंने बेरिलियम क्लोराइड लिखा, ये ऐसे है, वाटर कोवेलेंट है, ये आयनिक नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन Cl बार, वाटर का एक और मॉलिक्यूल इस पे अटैक, ये Cl बार क्या बन गया, BeOH का होल ट्वाइस एंड Cl यानी HCl बन गया, तो ये हाइड्रोक्साइड आ गया। ठीक, ऐसे ही और एग्जांपल्स हैं, लेकिन आप पहले एक काम करो, इसको नोट कर लीजिए, पहले थोड़ा नोट करिए, फिर मैं एग्जांपल्स बहुत सारे दे रहा हूँ। तो सीधा सीधा हमने ये ध्यान दिया कि जब भी कोई कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर अगर वाटर का रिएक्शन होने जा रहा है तो आपको थोड़ा टेम्परेचर देना होगा, बस इतना ही डिफरेंस है। वाटर उस केस में न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह जब काम करेगा तो वो सब्स्टिट्यूशन के केस को फॉलो करेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सब्स्टिट्यूशन जब होगा तो दो बातें हैं कि एक तो जिस कैटायन पर अटैक कर रहा है उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो रेट ज्यादा फास्ट होगा, साथ ही साथ जो जुड़ा हुआ ग्रुप है अगर वो बेटर लिविंग ग्रुप है तो ज्यादा अच्छे से हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो इन दोनों बातों पर ध्यान रखना होगा हमें, तो ये पूरा नोट करिए। उसके बाद मैं एग्जांपल्स देता हूँ बहुत सारे। चलिए, तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इस कॉन्सेप्ट पे रहना है, और अब आपने दो बातें सीख ली। आयनिक है तो पहले आयंस को आप इस तरह से रिलेट करते थे, एसिडिक एच दे देते थे। अब यहाँ पे अगर कोवेलेंटली जुड़ा है तो उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूशन के केस को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ कहाँ कैसे रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए मैंने BCl3 का हाइड्रोलिसिस लिखा, ठीक है। तो क्या करना है हमें, हमारे पास BOH का होल थ्राइस मिलेगा और HCl बाहर हो जाएगा। कैसे बनाया आपने, बोरॉन के साथ 3 Cl हैं, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, HCl बाहर, एक और वाटर का अटैक, तो तीनों Cl बाहर हो जाएंगे। क्या आ जाएगा, BOH का होल थ्राइस, बोरिक एसिड। बात समझ आ रही, ये फर्स्ट एक एग्जांपल। दूसरा और एक एग्जांपल, PCl3 रिएक्शन विद वाटर, क्या बनाएंगे, कैसे बनेगा, 3 Cl आपने बना दिए, ऐसे लोन पेयर होता है ना। अब वाटर का अटैक, तीनों Cl बाहर, यहाँ पे भी अटैक, 3 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, क्या बन जाएगा, P के साथ 3 जगह OH, ऐसा आ गया। तो ये क्या हो गया, H3PO3। एक और खास बात मैं बताता हूँ यार, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। H3PO3 का स्ट्रक्चर क्या ऐसा होता है क्या, नहीं बने, लेकिन जब सब्स्टिट्यूशन आप करा के लाओगे तो बनेगा तो वैसे ही। तो आपने एक टर्म पढ़ा है, जैसे POH आ गया, यहाँ OH है और ये OH है। आपको पता है यहां से ये इस स्ट्रक्चर को इस तरह से आप बदल सकते हैं, OH PH और ये OH, मतलब जो एक्चुअल इसका स्ट्रक्चर होता है वो ये है H3PO3, जो कि डाइबेसिक होता है। कैसे, आपने एक टर्म पढ़ा है टॉटोमर्स। तो टॉटोमर्स क्या होता है, ऑर्गेनिक में आपने डिटेल से पढ़ा, मैं एक बार और याद दिला देता हूं आपको, कुछ अलग टाइप का है। टॉटोमर्स केवल वहीं तक आप लिमिटेड मत करिए कि इनॉल है, कीटो फॉर्म है, इधर से उधर कन्वर्ट कर दिए, ये सब नहीं। दरअसल क्या होता है कि किसी भी कंपाउंड में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होंगे जिनको अगर आप एसिडिक या बेसिक मीडियम में ड्रॉप करते हैं तो उनके एक से अलग स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे। मैं फिर रिपीट कर दूं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें एसिडिक या बेसिक मीडियम में पहुंचने पर उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स दिखने लगते हैं, और उन सभी स्ट्रक्चर्स के बीच आपस में इक्विलिब्रियम भी रहता है। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही फॉर्म मिलेगा, वो कई फॉर्म आपको दिखेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि उनका मीडियम इस तरह का हो, ऐसे इंडिपेंडेंट तो किसी एक फॉर्म में ही रहेगा। तो दरअसल ऐसे ये तो आपको ये पहले पहचानना होगा कि आप कैसे जान जाओगे कि हाँ टॉटोमेरिज्म है। तो आप कुल मिला के वैसे कंपाउंड के अंदर ही टॉटोमेरिज्म हो सकता है जो एसिडिक या बेसिक मीडियम में अपने आप को एक्टिव मानते हो। भाई रिएक्शन करेगा, एक्टिव करेगा, कुछ पार्टिसिपेट करेगा, तभी तो आप उसको बोलेंगे।
अब मान लीजिए कोई न्यूट्रल टाइप का सब्सटेंस आप डाल दें तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और साथ ही साथ उसका दूसरा कोई फॉर्म भी तैयार हो पाए। तो अब जरा जब आप इसको इसमें जब बेसिक मीडियम मिला दें अगर, तो क्या होगा, इसका एक ऐसे यहाँ से निकल सकता है, और इसको देखिए मैं कैसे बना रहा हूँ, O- ऐसे बन गया। और ध्यान रखो ये ऑक्सीजन इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, तो बैक बॉन्डिंग हो गई, तो P डबल बॉन्ड O एंड OH एंड यहाँ माइनस चार्ज आ गया। और अब आप सॉल्वेंट से इसको H दे देंगे तो स्ट्रक्चर ये आ गया। बात समझ आ गई? तो ये किस तरह से टॉटोमराइज हुआ है इसको भी आपको आना चाहिए, थोड़ी अलग बात है। मैं यहाँ पे मुझे लगा कि आप लोगों को जानना चाहिए था, मैंने इसलिए बता दी। बाकी आप इस तरह से लिख के आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, बट इसको ध्यान रखिएगा कि टॉटोमर कैसे है, क्योंकि इन सब में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक है, तो और भी एग्जाम्पल्स पे बात करूंगा, सब्स्टिट्यूशन के सभी एग्जाम्पल्स हैं, एक बार इसको पहले नोट कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए तो मैं और आगे बढ़ता हूँ। अब जैसे मैं कुछ और एग्जांपल्स लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया FeCl2 वाटर के साथ रिएक्शन क्या होगा, FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, सिंपल सा पार्ट है, हालांकि आयनिक हम इसको कोवेलेंट पार्ट में मान के चल रहे हैं। ठीक है ना, इसी तरह से अगर आप FeCl3 लिख दें वाटर के साथ तो FeOH का होल थ्राइस आ जाएगा। एक और एग्जांपल PCl5 हाइड्रोलिसिस होगा तो 5 बार OH आ जाएगा। अब जरा समझिएगा, यहाँ पे OH आ गया, यहाँ OH हुआ, और आपको याद है एक कार्बन से जब 2 H होते थे तो वाटर बाहर करते थे, ऐसे यहाँ से भी आप क्या करेंगे, वाटर को बाहर करेंगे। तो जैसे ही H2O बाहर होगा यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, P डबल बॉन्ड O OH, यहाँ OH और ये OH, तो ये क्या बन गया, H3PO4, दिस इज द ट्राई बेसिक एसिड। तो सब कुछ प्रॉपर आपको देखना है। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई कॉन्सेप्ट में आपका गड़बड़ी ना हो। SeCrCl3 हाइड्रोलिसिस अगर आप करा दें, देखिए इन सब में थोड़ा टेम्परेचर देना होगा, तो CrOH का होल थ्राइस आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से अब हम लोग और भी जितने भी हाइड्रोलिसिस वाले पार्ट हैं उन सबको एक एक करके करते जा रहे हैं। जैसे SO2Cl2, तो इसमें क्या है, SOCl2 लिखा है मैंने, तो वाटर का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, दोनों Cl बाहर हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, H2SO3। ठीक, ऐसे ही एक एग्जांपल दे दूं, SO2Cl2 हाइड्रोलिसिस क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड 2 जगह है, 2 Cl है, वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, Cl बाहर, तो यहाँ पे H2SO4 का वाला पार्ट। ठीक है ना, H2SO4 बन गया। तो कुल मिला के आपके पास बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर कोवेलेंट कोई मॉलिक्यूल है तो वाटर का अटैक करने के बाद आप उसमें इजीली सब्स्टिट्यूशन दिखा सकते हैं। ये एग्जांपल्स भी नोट करिए आप। चलिए तो मैं कुछ और एग्जांपल्स अब लिखता हूं। अच्छा, इसी तरह से मैं अगर एक एग्जांपल लिख दूं SiCl4 हाइड्रोलिसिस, तो आपको पता है सिलिकॉन में चारों क्लोरीन ऐसे है ना, तो वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक, चारों Cl बाहर हो जाएंगे, तो SiOH का
होल 4 आ जाएगा। ठीक, इसको H4SiO4 आप इसको बोलते हैं सिलिसिक एसिड। याद करिए आपने सिलिकेट्स पढ़े होंगे, तो सिलिसिक का मतलब SiO4 को आप क्या बोलेंगे, सिलिकेट्स आयन, सिलिकेट आयन। तो ये उस समय भी हम लोगों ने पढ़ा था। इसी तरह से सिमिलर CCl4 का हाइड्रोलिसिस भी आप लिख सकते हो, बट यहाँ पे आपको टेम्परेचर देना होगा ज़्यादा। उसका रीज़न मैं बता दूँ आपको। दरअसल आपको पता है ना, कार्बन से क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन जो कि प्राइमरी है ना, तो इजीली ऐसे हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ये नहीं कि आप सबको करते जा रहे हैं तो इसको भी जल्दी से कर दें। आप ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, SN1 SN2 जानते हैं, बहुत बाकायदा जानते हैं। तो अब कार्बन से Cl का निकलना इतना आसान नहीं है जितना बाकी सबके आप Cl को बाहर कर रहे थे। तो ऑब्वियसली इसमें वाटर का जो अटैक है उसके लिए अगर सब्स्टिट्यूशन आपको कराना है तो एक तो टेम्परेचर देंगे और साथ ही साथ इसमें पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब केवल 2 Cl बाहर हो पाएंगे, यानी वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स केवल इसके 2 Cl को बाहर करेंगे। तो ऐसे केस में क्या होगा, OH, यहाँ OH आ गया, ये Cl, यहाँ Cl, और अब इससे आप H2 बाहर कर देंगे, क्या बन जाएगा, COCl2। तो COCl2 आप जानते हैं क्या होता है, फॉजीन गैस, क्लोरोफॉर्म के ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद बनता है। तो फॉजीन एक पॉइजनस गैस है, क्लोरोफॉर्म जो पॉइजनस होता है उसका रीजन यही होता है। अब जरा इस रिएक्शन की खास बात मैं आपको बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये पार्शियल हाइड्रोलाइज हुआ है, ठीक। आपको पता है कि CCl4, यानी फाइनली हम लोग ये रिएक्शन लिख रहे हैं, CCl4 प्लस वाटर इट गिव्स COCl2 प्लस HCl, ठीक। तो ये फॉजीन गैस मिल गई। आपने टेम्परेचर भी दिया है, ध्यान रखिए। तो CCl4 जो सॉल्वेंट है ना, उसका यूज हम लोग फायर एक्सटिंग्यूशर में करते हैं। जो आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्यूशर होता है उसमें CCl4 सॉल्वेंट होता है। तो जब भी कभी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो आग के अलावा और क्या खतरा होता है, एक्चुअल क्या होता है, जब भी बिल्डिंग में आग लगी CCl4 का यूज होता है और साथ साथ वाटर भी यूज होता है। और CCl4 वाटर एक साथ यहाँ पे आ गए, टेम्परेचर की कमी वैसे भी नहीं, वो तो बात ही वहां पे टेम्परेचर की हो रही। तो अब इनके रिएक्शन करने से क्या होता है, पूरे बिल्डिंग के अंदर COCl2 का अमाउंट बहुत सारा बढ़ जाता है। ये फॉजीन जो गैस है, जो पॉइजनस है, वो पूरी बिल्डिंग में बहुत ज्यादा हो जाता है। तो बहुत बड़ा खतरा बिल्डिंग्स में फंसे लोगों को इस फॉजीन गैस से होता है, ठीक है। आग से तो होगा ही, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक ही गैस हो, क्योंकि गैस तो कहीं भी अप्रोच कर जाएगी। तो ये एक बात है जिसको बोला जाता है कि कभी भी अगर बिल्डिंग में अगर इस तरह से आग लगे तो बुझने के बाद भी, आग बुझने के बाद भी कुछ टाइम के बाद खिड़की दरवाजे जब खुल जाएं, फॉजीन गैस बाहर हो जाए, तभी उसमें एंटर करना चाहिए, प्रिकॉशनरी। ये नहीं बहुत जल्दी दौड़ गए, क्या बच गया, क्या मरा। तो ऐसा उसका रीजन यही है क्योंकि फॉजीन गैस उसके अंदर लगातार होगी और उससे बहुत सारी दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है CCl4 किस तरह से हाइड्रोलिसिस के बाद फॉजीन गैस बनाता है, अपना इंपॉर्टेंस क्या है। हाइड्रोलिसिस का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। एक और खास बात, चूंकि यहाँ पे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात कर रहे हैं, तो एक बिस्मथ का क्लोराइड और SbCl3, ये दोनों भी पार्शियल हाइड्रोलिसिस ही करते हैं। और पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब यहाँ पे होगा कि यहाँ पर भी केवल 2 Cl बाहर हो गए। तो जब 2 Cl बाहर हो गए तो दो यहाँ पे क्या आ गए, OH, और यहाँ Cl, और इससे अब आप वाटर बाहर कर देंगे तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो BiOCl बनेगा। और सिमिलरली अगर SbCl3 से भरेंगे तो SbOCl मिलेगा। तो ये एक तरीके से ऑक्सीजनेटेड क्लोरीन मिल जाता है। IIT ने एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन एक बार पूछा, और क्वेश्चन ये देखो पूछा, Bi+3 से BiO+ कैसे बनेगा, क्या करना होगा, सिंपल सा वाटर डालना है। अब देखो ये ऐसे हाइड्रोलिसिस आप खूब पढ़ते रहते हो, ये भी बनाते रहते हो, याद कर चुके होते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, बड़े स्मार्ट तरीके से यहाँ क्लोरीन हटा दिया, बस BiO+ कर दिया, यहाँ Bi+3 कर दिया, और ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगने लगा, IIT का हो गया, है ना। तो ये उनका अपना
मैं जो पिछली क्लास में बता रहा था AlO2 माइनस से AlOH का होल थ्राइज, और ये दोनों एक मैचिंग में क्वेश्चन थे। तो एक क्वेश्चन नहीं है वो, मतलब अलग अलग क्वेश्चन नहीं, एक ही में दो पार्ट थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम लोग बात कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो पूछा जा चुका है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखनी। हाँ, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर हम कैसे पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखेंगे, कब लिखेंगे। तो ये क्वेश्चन में भी मेंशन रहता है। आपको क्वेश्चन के बेसिस पे समझ में आ जाएगा कि कब। देखिए, अगर आप टेम्परेचर यूज कर दें, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर यूज कर दें, तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ही करना होगा, ठीक है ना। लेकिन इन जनरल जो पार्शियल हाइड्रोलाइज होते हैं उनमें मैंने जो बातें बताई उन्हीं पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कैसे हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस के थ्रू, या अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस क्या करता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। तो मेरे ख्याल से अब आपको हाइड्रोलिसिस की पूरी थ्योरी क्लियर है कि हम वाटर का रिएक्शन कभी भी किसी भी कंपाउंड से कराएं तो दो मेजर बातें आ गई। अगर कंपाउंड आयनिक है तो आप उसको आयन में सेपरेट करें, और कॉन्जुगेट बेस अगर है वो कैपेबल है तो वाटर से H निकाल सकता है और इसी तरह से डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट देगा। और अगर कंपाउंड कोवेलेंट है तो कोवेलेंट के केस में वो वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और सब्स्टिट्यूशन के चांसेस आपके सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन अब बात आती है, मैंने जो आपको बताया भी था कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से 11th क्लास के अंदर जब बॉन्डिंग पढ़ा था तो फजांस रूल को बहुत याद किया था, फजांस रूल पे बहुत काम किया था। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे फजांस रूल का एप्लीकेशन क्या है ना। फजांस रूल से हम कैसे समझ पाएंगे, मैं जरा उस पर आता हूँ। एक एग्जांपल मैं दूंगा जिससे आपको काफी कुछ पता चलेगा। एक काम कर सकते हैं, आप ये पूरा नोट कर लीजिए, तब तक मैं उस पर आगे बात करता हूँ। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए, तो अब हम लोग इसको रफ कर देते हैं, और अब मैं एक एप्लीकेशन बताता हूँ आपको कि उन फजांस रूल का रिएक्शन से कैसे लेना देना है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट ये बताया है कि वाटर की रिएक्शन जब भी आप किसी कंपाउंड से कराएंगे तो सबसे पहले ये डिसाइड करना होगा आपको कि वो कंपाउंड आयनिक है या कोवेलेंट है। उससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर वो आयनिक होगा तो आप पहले आयन सेपरेट करेंगे और उसके हिसाब से वाटर से उसको H दिला देंगे। लेकिन अगर कोवेलेंट हुआ तो आपको सब्स्टिट्यूशन कराना होगा, तो दोनों में डिफरेंस है। तो आपको एक बात यहाँ पे ध्यान रखनी, हाइड्रोलिसिस में करा रहा हूं, हाइड्रोलिसिस ऑफ क्लोराइड्स ऑफ एल्कलीन अर्थ मेटल। आपने एस ब्लॉक में अलग ही सब पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं कुछ अलग बात बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये पढ़ा है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दो तो इन सब के क्लोराइड्स के अंदर हम सबसे पहले ये चेक करें, अगर डाउन द ग्रुप दें तो सब लगातार नीचे आने पे कोवेलेंट जो करेक्टर होगा वो डिक्रीज कर रहा होगा, है ना, और नीचे आने पे आयनिक करेक्टर क्या हो रहा, इंक्रीज करेगा। ये बात समझ आ रही? मतलब अगर आप ध्यान दो तो ये दरअसल पूरी तरह से कोवेलेंट माना जाता है, अब जरा समझिएगा। और ये सब जो है ये कंप्लीटली आयनिक माने जाते हैं, इनमें आयनिक करेक्टर डोमिनेंट होता है। बट ये जो है इसके अंदर बोथ करेक्टर आपको दिखेंगे, है ना। ये अब जरा मैं इसका तरीका बताता हूं आपको, होगा क्या, इससे फर्क क्या पड़ेगा। तो आपने ये डिसाइड कर लिया कि कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा है और आयनिक करेक्टर किसका ज्यादा है। इससे क्या फर्क पड़ा, फर्क ये पड़ा कि जब बेरिलियम क्लोराइड वाटर से इंटरेक्ट करेगा तो उसके रिएक्शन करने के कॉन्सेप्ट अलग है, और जब बाकी सभी रिएक्शन करेंगे वाटर से तो उसके कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है। अब मैं उसका रीजन देता हूं आपको। मतलब ये हुआ कि जब बेरिलियम क्लोराइड से आप वाटर की रिएक्शन करा रहे होंगे तो यहां दरअसल सब्स्टिट्यूशन होगा, ये कॉन्सेप्टली बिल्कुल अलग है, और इसीलिए BeOH का होल ट्वाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कैसे हुआ है, BeCl है, यहाँ Cl है,
वाटर ने न्यूक्लियोफिलिक अटैक किया है, और यहाँ भी इसी तरह से, और ये Cl यहाँ Cl दोनों बाहर हुए और BeOH का वोल्टाइज यहाँ पे मिल गया। लेकिन अगर आप इन सब पे बात करें तो इनमें क्या होगा, तो एक चीज पहले समझ लो, ये हालांकि आयनिक ही कैटेगरी में माना जाता है, बट थोड़ा वेरिएशन है इसमें, मैं बताऊंगा बाद में। तो अब बाकी सबको अगर ध्यान दो आप, तो Mg+2 Cl-, Ca+2 एंड Cl-, स्ट्रोंशियम+2 Cl-, और बेरियम+2 Cl-। अब जरा ध्यान दो, ये सभी आयनिक है। अब आयनिक में जब वाटर से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, हम उसको पहले सेपरेट कर देते हैं, आयंस बना लेते हैं, और उन आयंस को देखा जाता है कि वो वाटर से रिएक्शन करने लायक है या नहीं। तो ये तो एल्कलीन मेटल है, वो वाटर से रिएक्शन नहीं करेंगे। Cl- भी वाटर से रिएक्शन नहीं करेगा, मतलब ये सभी आयनिक कंपाउंड वाटर से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। तो अब देखो बिल्कुल डिफरेंट बात है, बेरिलियम क्लोराइड ने तो सब्स्टिट्यूशन फॉलो किया और यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो अब अगर रिएक्शन नहीं होगा तो होगा क्या फिर, तो उसी जगह एक टर्म आता है हाइड्रेशन होना। आप लोगों ने देखा होगा कई जगह डॉट वाटर लिखा रहता है, .10H2O, .5H2O। वो क्या होता है, वो तभी होता है जब वाटर उन सबसे रिएक्शन नहीं करेगा, तो फिर वो उनका क्या करेगा, हाइड्रेशन करेगा। तो इसको बोला जाता है हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो अब आप देखो, इसीलिए क्या होता है कि मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ MgCl2 के साथ 6 टाइम्स वाटर का हाइड्रेशन हो जाता है, और इसी तरह से CaCl2 के साथ 6 टाइम्स वाटर, बट स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल और बेरियम के साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट है। तो अगर आप ध्यान दो तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किसकी होगी, मैग्नीशियम की, तो इसका हाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका भी ज्यादा है, बट इन दोनों का हाइड्रेशन क्या होगा, कम, इसलिए 2 वाटर मॉलिक्यूल जोड़े गए। मान लीजिए मैं क्वेश्चन अगर लिखता है ऐसे सिंपल सा कि कैल्शियम क्लोराइड एंड स्ट्रोंशियम क्लोराइड x times of water gives CaCl2 dot x times of water and y times of water gives SrCl2। मान लीजिए हमें वैल्यू नहीं पता है, अब x is greater than y, y is greater than x, ऐसे सब बता देते, या दोनों बराबर है, इस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकते थे ना। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, नन ऑफ दीज भी लिख सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप क्वेश्चन आपके सामने बहुत सारे आ जाएंगे। तो अब जरा देखो, इसीलिए वाटर के अंदर आपने मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम 6 वाटर हाइड्रेशन करते हैं, जबकि बेरियम और स्ट्रोंशियम में क्या होगा, हाइड्रेशन 2 वाटर मॉलिक्यूल एज ए क्रिस्टलाइन फॉर्म यहाँ पे जुड़ जाते हैं। अब मेरे ख्याल से आपको फजांस रूल का ओरिजिनल मतलब पता चल रहा होगा। वो ठीक बात है, बढ़ गया घट गया वो तो आप सीख ही चुके हो, लेकिन इसका अल्टीमेटली फायदा रिएक्शंस को लेकर होता है, और कैसे होता है, उसके कॉन्सेप्ट को लेकर कैसे होता है, वो बहुत अच्छे से समझने वाली चीजें यहाँ पे हैं। एक और खास बात अब बताता हूं। दरअसल ये जो मैग्नीशियम वाला क्लोराइड है MgCl2.6H2, इसमें अगर स्लाइटली थोड़ा हीट कर दिया आपने, तो चूंकि इसके क्लोरीन में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर भी होता है, तो दरअसल इसका एक Cl Mg और Cl बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हो जाता है, और यहाँ पे OH Cl ऐसे आ जाता है। ये हाइड्रोलिसिस का इसका प्रोडक्ट है। मेरी बात समझ गए, मतलब मैग्नीशियम से एक तरफ क्लोरीन तो आयनिक दिखा रहे हैं आप, लेकिन एक Cl बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ फॉलो होता है, और MgOH का वो हाइड्रोक्साइड और Cl, आपने MgOH बहुत लिखा है ना, RMgX याद करो, तो आपने बहुत बार इस तरह से हाइड्रोलिसिस लिखा है, हाइड्रोक्साइड बन जाता है, तो वो इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बना देता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको फजांस रूल का एप्लीकेशन कैसे हाइड्रोलिसिस में होता है वो आपने बहुत अच्छे से समझा है। हालांकि ऐसे बहुत सारे जगह पे ऐसे आपको एप्लीकेशन देखेंगे अब, क्योंकि आप लगातार अब ऑर्गेनिक भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारी रिएक्शंस आप जान रहे हैं। आपको याद होगा एल्काइल हैलाइड में ऐसा एक एप्लीकेशन होता है, एक रिएक्शन आप कराते हो NaCN से, तो RX के साथ जब रिएक्शन NaCN करता है तो साइनाइड आपको बना देता है, और ध्यान करो AgCN से रिएक्शन होता है तो उसमें NC बन जाता है। तो वहां भी क्या है, वहां भी वही कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर की बात है कि AgCN ज्यादा कोवेलेंट है और NaCN आयनिक ज्यादा है,
तो इसलिए AgCl में चूंकि साइनाइड बिल्कुल सेपरेट नहीं हो पाता है तो वहाँ नाइट्रोजन साइड से अटैक होता है तो NC बनता है, और NaCl में कार्बन साइड से अटैक होता है तो वहाँ पे सिंपली आपके पास साइनाइड बन जाता है। तो ऐसे फजांस रूल के एप्लीकेशन जिस दिन आप सीखोगे, देखिए आपने बॉन्डिंग बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन भी आपको आ जाते होंगे, अलग बात है, लेकिन बॉन्डिंग को सीखते सीखते उसके एप्लीकेशन को करते करते आपको पूरे 2 साल लगाने हैं और बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि बॉन्डिंग से ज़्यादा बड़ा चैप्टर आपके सामने नहीं है। जितनी बार आप पढ़ेंगे कुछ ना कुछ नया निकलेगा, और अच्छी बात यह कि जितना आप एप्लीकेशन में इन्वॉल्व करें, है ना, केवल बॉन्डिंग हाइब्रिडेशन और ज्योमेट्री निकाल के ही खत्म नहीं होता, उसका बहुत सारे रीजन है, बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो आपको आने चाहिए, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप हाइड्रोलिसिस को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले हम लोग एक बार पूरी चीजें क्लियर रखें कि किस किस तरह से हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ा है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है। तो आज मेजर कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये सब बातें की हैं कि हाइड्रोलिसिस कैसे इन्वॉल्व होगा, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, आयनिक कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड, सभी केसेस जितने भी मैंने बात की हैं उन सबको आपने समझा है। अब मैं एक बार शुरुआत से फिर सभी बेसिक्स को एक साथ ले आता हूँ। सबसे पहला पार्ट एसिड बेस रिएक्शन, कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा कॉन्सेप्ट रेडॉक्स का, उसके बाद से नंबर स्टार्ट होता है मेटल की रिएक्शन किसी एसिड के साथ, 2 डिफरेंट कंडीशन, फिर मेटल का किसी बेस से रिएक्शन, वो भी एम्फोटेरिक मेटल के साथ, वो सब आपने पढ़ा है। और फिर एक अगला पार्ट जिसमें हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस को समझा है और बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन भी यहाँ पे आपने जाना है। एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट में बात करने के बाद नाइट्रोजन फैमिली पे हम लोग इंटर कर सकते हैं, और वो है हीटिंग इफेक्ट। टेम्परेचर का जो इफेक्ट है बहुत सारे कंपाउंड्स के अंदर, हीटिंग इफेक्ट किस तरह से काम करता है उस पर हम लोग बात अब करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग एक अगले जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उस पर बात करेंगे, और वो हीटिंग इफेक्ट है। तो अब मैं बात जो करने जा रहा हूँ हीटिंग इफेक्ट का, तो टेम्परेचर का इफेक्ट किसी कंपाउंड में किस तरह से होता है। और बेसिकली जब हम लोग बात करते हैं कि टेम्परेचर का इफेक्ट किसी कंपाउंड में देखना है, तो उसका मतलब अल्टीमेटली थर्मल डिकम्पोजिशन की बात ही करते हैं आप, ठीक है। थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो इसमें भी सब बातें अल्टीमेटली हम उसी मोड पे ले आए। सबसे पहला पार्ट तो 2 टाइप के कंपाउंड्स आपके सामने हैं, एक आयनिक कंपाउंड और दूसरा कोवेलेंट कंपाउंड। अच्छा, आयनिक के केस में 2 बातें हैं, कोवेलेंट में तो समझ गया। आयनिक में एक केस होगा इफ एनायनिक पार्ट इज मोनोएटॉमिक, मतलब बल्कियर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए क्लोराइड है, NaCl है, AgCl है, या CaCl2 है ना, इस तरह के पार्ट। और दूसरा इफ एनायन इज पॉलीएटॉमिक, मतलब कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, नाइट्रेट आयन, है ना, क्लोरेट आयन, इस तरह के बहुत सारे बल्कियर पार्ट भी होंगे जो 2 पार्ट आ जाएंगे। कोवेलेंट में ऐसा नहीं, कोवेलेंट तो बॉन्ड ही बना है, तो उसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले आयनिक कंपाउंड वाले पोर्शन की बात करता हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक और बात समझनी, दरअसल अगर हम किसी कंपाउंड को देखते हैं अगर, तो कंपाउंड में है क्या अल्टीमेटली, न्यूक्लियस और चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, यही तो है ना, मोटे तौर पे तो यही सब होता है। अब अगर आप किसी भी कंपाउंड में जहाँ पे या तो इलेक्ट्रॉन है या तो न्यूक्लियस है, जब आप टेम्परेचर देने स्टार्ट करते हो तो अल्टीमेटली क्या होगा उसके अंदर, उन सबको एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी, पूरे मॉलिक्यूल्स को ही मिलती है। तो मॉलिक्यूल्स को जब एनर्जी मिलती है तो न्यूक्लियस नहीं भागते हैं,
न्यूक्लियस तो बहुत टाइटली बाउंडेड होता है ना, तो सबसे पहला नंबर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही डिस्टॉर्टेड होने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाने लगेंगे, यही इम्पैक्ट दरअसल हीटिंग में होता है, और उसी से कई बार कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है, कुछ नया बनता है। तो बहुत कोर बात समझिएगा, हीटिंग का मतलब हम करने क्या जा रहे हैं, हम जब कंपाउंड को हीट करते हैं तो बेसिकली उसके इलेक्ट्रॉन्स को आप एनर्जी दे रहे होते हो, और वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्वियस बात है कि वो एक साइड से हटकर किसी दूसरे साइड पे जाएंगे, यानी विद इन मॉलिक्यूल वो मूवमेंट चालू कर देते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमारे पास कोई कैटायन और एनायन है जो कि मोनो एटॉमिक है, तो ऐसे केस में चूंकि एटम को डिकम्पोज तो नहीं किया जा सकता, तो एटम को अगर आप डिकम्पोज नहीं करेंगे, A+ हो गया, B- हो गया, इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इसका भी अपना फिक्स है, तो केवल पोलराइजेशन वाली बात यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। पोलराइजेशन होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ इधर विड्रॉ करेगा कैटायन, क्योंकि इसका प्लस है, जो फजांस रूल का एप्लीकेशन था भी। तो ये बस ध्यान रखिएगा, जब भी कभी आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे, तो अगर मोनोएटॉमिक, जैसे आपसे मैं बोलूँ NaCl को हीट करेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो तो अपने आप पे पोलराइजेशन होने लगेगा। AgCl को हीट करेंगे तो क्या होगा, सिल्वर आयन और क्लोराइड के कुछ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करने लगेगा, लेकिन उससे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट जैसा कोई फायदा नहीं। आप सिंपली बोल सकते हो हीट करेंगे तो हीट हो जाएगा, बस इतना बात कर सकते हैं। लेकिन हमें पढ़ना क्योंकि सब था, इसलिए मैंने बताया। तो ये वाला पार्ट कोई खास नहीं है प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम किसी भी कंपाउंड के अंदर हीटिंग कराते हैं तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, जिसको आप चार्ज ट्रांसफर वाली बात भी करते हैं हम लोग। तो हीटिंग करने से केवल कैटायन और एनायन के बीच इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होने लगते हैं। कहां से कहां जाएगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन एनायन के पास ज्यादा होते हैं तो वहां से कैटायन की तरफ शिफ्ट होने लगते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट यहाँ पे एक बड़ा पार्ट है, इसमें हीटिंग इफेक्ट में डिकम्पोजिशन होता है। तो मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं मेटल कार्बोनेट पे। इसमें देखिए क्या होगा, फर्क क्या पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास M+N है और कार्बोनेट आयन इस तरह से लिख दिया गया। अब जैसे ही आप इसको हीट करोगे तो यहां पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है ना, और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जैसे ये होगा तो ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और ये बॉन्ड क्लीव होने की कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पार्शियल प्लस और यहाँ पार्शियल निगेटिव, जब पूरा बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ प्लस चार्ज कंप्लीट आ जाएगा, यहाँ पूरा माइनस, तो ये विड्रॉ होकर क्या बन गया, और यहाँ क्या बन जाएगा CO2, और साथ साथ यहाँ क्या बन गया M2ON, मेटल का ऑक्साइड। तो ये एक प्रोसेस आपको दिखने लगा और कुछ कंपाउंड डिकम्पोज होने लगे। तो एक चीज और यहाँ पे, रेट ऑफ decomposition is depend on the positive charge density of metal ion। ये बात समझ में आ रही, मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ज्यादा है यहाँ पे तो ये प्रोसेस ज्यादा आसानी से हो जाएगा और टेम्परेचर आपको कम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी कम है तो वही काम कौन करेगा, फिर टेम्परेचर ज्यादा करेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि डिकम्पोज तो हो जाएगा, टेम्परेचर अलग अलग वेरी करने लगेगा। तो मीनिंग ये है यहाँ पे डिकम्पोज जैसा होने लगा, यानी पूरा कार्बोनेट से इस बॉन्ड के बीच इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई, यहाँ निगेटिव चार्ज आया, यहाँ प्लस चार्ज आया, ये दोनों मिलकर डबल बॉन्ड CO2 बना देते हैं और यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड बन जाता है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप पहले इतना पूरा एज इट जैसे लिखा वैसे नोट कर लो। चलिए, तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब मैं इसकी कुछ और बातें समझाता हूँ। तो अभी मैं कोवेलेंट पे बाद में आऊँगा, ये मैंने एक पैटर्न बता दिया और अभी केवल आयनिक पे बात करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इन कार्बोनेट्स को ले लिया मैंने, ठीक है ना, इन सब के हीटिंग इफेक्ट लिख दिए। तो इनके हीटिंग के बाद इसमें कैसे हम लोग देखेंगे,
तो बेरिलियम का ऑक्साइड CO2, ठीक है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड NCO2, कैल्शियम का ऑक्साइड NCO2, स्ट्रॉन्शियम का ऑक्साइड NCO2। अब हमें ये चेक करना है कि इनका रिएक्शन का रेट कंपेयर करना है, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा कैसे देना है। तो अगर आप ध्यान दो तो बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रॉन्शियम +2 एंड बेरियम +2। तो चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है यहाँ पे, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगा। तो अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हुआ तो सबसे फास्टर रेट पे कौन होगा, ये डिकम्पोज करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे सब पे अलग अलग टेम्परेचर मेंशन कर दूँ, दिस इज T1, T2, T3, T4, T5, तो T1 क्या होगा, सबसे कम में ही डिकम्पोज हो जाएगा ना, और बाकी सब में टेम्परेचर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो कई बार क्वेश्चन थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी पूछा जाता है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी मतलब टेम्परेचर देने पर भी वो स्टेबल बना रहे, तो कौन रहेगा, नीचे आने पर स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्योंकि आपको इसमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा तब जाके डिकम्पोज होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट की तरह आप याद रखो कि किसी भी मेटल का कार्बोनेट हीटिंग के बाद मेटल का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। तो ये रूल हो गया रिएक्शन का कि मेटल कार्बोनेट ऑन ऑन हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड along with कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इस रूल में एक जगह मैं रूल लिख देता हूँ और एक जगह उसका एक्सेप्शन जो है वो भी बता देता हूँ। एक्सेप्शन क्या, उसका एक्सप्लेनेशन समझना होगा। हम लोग रूल वाइज यहाँ क्या लिख रहे हैं, मेटल कार्बोनेट हीटिंग गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक। तो ये रूल हो गया। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, एक और दूसरा पॉइंट जो है, एल्कली मेटल कार्बोनेट एक्सेप्ट लिथियम ऑन हीटिंग डज नॉट डिकम्पोज, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर इफ टेम्परेचर मोर देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज़्यादा आप टेम्परेचर लाएं देन डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये खास बात है, लेकिन ये क्यों है, ये एक्सेप्शन कहाँ से आया मैं समझा दूँ आपको। लिथियम को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि डायगोनल रिलेशन होता है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इन सब में क्या होता है, सब में +1 चार्ज। और आपको पता है एल्कली मेटल सबसे बड़े होते हैं साइज में। अगर आप पूरे ग्रुप को ध्यान दें तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एल्कली मेटल सबसे बड़े साइज में होते हैं। जैसे आप आगे बढ़ोगे तो उसमें रेडियस छोटा होता है। तो इनकी ड्यू टू आप क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू इनसफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, यही लिख सकते हैं ना हम लोग। देखिए पहले हमें फैक्ट पता है, हमें एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ड्यू टू इनसफिशिएंट पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑफ एल्कली मेटल, आप ये रीजन लिख सकते हैं जिसके कारण ये डिकम्पोज नहीं कर सकते। हालांकि जब आप टेम्परेचर ज्यादा ले जाओगे तो डिकम्पोज तो सब कर जाएगा भाई, जब टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा दे रहे हो तो कोई बचेगा ही नहीं। तो ये एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस तरह से रूल वाइज आप इसको लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेईई में कई बार पूछा जा चुका है और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तो हीटिंग इफेक्ट में एक पॉइंट यहाँ पे आपने सीख लिया है। इसी से रिलेटेड मैं एक और पॉइंट बताऊंगा, और जो कि सल्फेट का है। तो आप पहले ये पूरा पोर्शन नोट कर लीजिए, इसको नोट करिए। चलिए, तो आपने इसको नोट कर लिया है। अब हमारे पास एक और दूसरा पार्ट है, मेटल सल्फेट। इसको अगर आप हीट करते हैं तो मेटल का ऑक्साइड और SO3 गैस बन जाता है। हालांकि SO3 भी फर्दर डिकम्पोज होकर SO2 और SO2 बदलता है, बट पहले आप यही समझिए, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तब। इसके मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मेटल में प्लस चार्ज डेंसिटी है, सल्फेट आयन
इस तरह से होगा। तो उसी तरह से पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी विड्रॉ होगी, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, SO3 गैस और साथ साथ M2ON। तो पूरी बात है वैसे ही, कुछ नया नहीं है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन बात आप समझ लीजिए कि एल्कली मेटल सल्फेट एक्सेप्ट लिथियम, हीटिंग के बाद आपको मेटल का ऑक्साइड ये डिकम्पोज नहीं करते, आप ऐसे लिख सकते हैं। और हाई टेम्परेचर अगर आप लिखते हैं तो जरूर उसमें डिकम्पोज होगा, ठीक। तो वैसे ही जैसा कार्बोनेट वाले पार्ट में था, तो इसके बहुत सारे रिएक्शंस आप आसानी से लिख सकते हो और हम लोग लिखे भी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने CaSO4 हीटिंग या ZnSO4 हीटिंग करा दिया, PbSO4 हीटिंग कर दिया गया, तो ऐसे ढेरों कंपाउंड हैं जिनके आप हीटिंग करा दें। अगर NiSO4 हीटिंग करा दिया गया तो FeSO4 हीटिंग करा दिया गया, तो इन सब में हीटिंग के बाद CaO और SO3 गैस, यहाँ पे ZnO SO3 गैस, PbO SO3 गैस, NiO SO3, यहाँ पर भी FeO और SO3, बट यहाँ पे एक स्पेसिफिक केस है, ये आपस में फिर रिएक्शन कर जाएगा बिकॉज +2 और यहाँ +6 ये ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है और आयरन +2 से +3 में जा सकता है। तो ये Fe2O3 और ये रिड्यूस होकर SO2 गैस दे देता है। तो ये एक स्पेसिफिक IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके हीटिंग के बाद फाइनली, ये तो मैंने तरीका बता दिया, इसमें बनता क्या है Fe2O3 प्लस SO3 और SO2 दोनों गैसें आपको यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि पूरा का पूरा थोड़ा बदल जाता है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको देखिए कॉन्सेप्ट में आप ऐसे ही करेंगे, बट यहाँ के बाद फिर आपको वो सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पे एक्सेप्शन पढ़ लेते हैं, सर ये बनता है, तो एक्सेप्शन नहीं है, आपको एक नई बात यहाँ पे बता दी गई कि भाई ऐसा रेडॉक्स भी तो देखना होगा ना। ये सब यहाँ पे भी आप सोच रहे हो यहाँ क्यों नहीं हुआ, तो ये अपने आप में स्टेबल होते हैं ना, इसी में लेड +4 में नहीं जाता, जिंक में +4 नहीं होता है, इसलिए हमने वहां नहीं किया। अगर आयरन में ऐसा केस है तो आप सोच सकते हैं। तो ये सल्फेट हुआ, कार्बोनेट हुआ, देखिए ये सब हीटिंग इफेक्ट है। हम लोगों ने कार्बोनेट में सल्फेट की बात की, ऐसे ही नाइट्रेट का हीटिंग इफेक्ट भी है। पहले मैं उसका रूल लिख देता हूं आपको, प्लीज सब नोट कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, तो हम लोग अगले पोर्शन में नाइट्रेट की बात करते हैं। अच्छा, नाइट्रेट का मैं पहले रूल आपको बताता हूं, फिर मैं उसके मैकेनिज्म वाले पोर्शन पे भी बात करूंगा। तो एज पर रूल आपके पास क्या है, मेटल नाइट्रेट कोई भी मेटल हो सकता है, हीटिंग के बाद मेटल ऑक्साइड NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये एक ब्राउन कलर्ड गैस है। और ये सब इतना प्रैक्टिस करना है आपको कि हमेशा ऐसे ही दिखे आपको, है ना। तो एक तो पहले ये पॉइंट रूल हो गया। दूसरा एक रूल और है, एल्कली मेटल नाइट्रेट। देखिए ये सब इन्हीं में वेरिएशन क्यों आ रहा है आपको पता है, एक्सेप्ट लिथियम ऑन हीटिंग गिव्स मेटल नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। तो ये दो फॉर्मूले आपके लिए अलग अलग हैं, एक फॉर्मूला ये और एक फॉर्मूला ये। इससे पहले जो दोनों थे उसमें एल्कली मेटल में डिकम्पोज ही नहीं होता था, बट यहाँ पे कॉन्सेप्ट अलग है। तो मैं एक दो एग्जांपल लिखता हूँ इसके। जैसे मान लीजिए मैंने PbNO3 का होल ट्वाइस लिखा, तो ये मेटल का नाइट्रेट है, तो क्या बनाएगा PbO NO2 और O2, बैलेंस आप सब कर सकते हैं। इसी तरह से Zn
NO3 का होल ट्वाइस, हीटिंग के बाद क्या बना ZnO, NO2 एंड O2। इसी तरह से कैल्शियम का नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस, हीटिंग के बाद CaO, NO2 एंड O2। ठीक है। अगर मैं NaNO3 को हीट करने लगता तब एल्कली मेटल है, ध्यान रखिएगा, तो नाइट्राइट मतलब NaNO2 और साथ में O2। मैं KNO3 को हीट करने लगता तो बनता KNO2। पहले तो यही सब प्रैक्टिस में आपको अच्छे से आना चाहिए। अगर मैं LiNO3 को हीट करता तो नॉर्मल क्या बनता, Li2O, NO2 और O2। तो ये सब आपके पास अच्छे से प्रैक्टिस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो पहले तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और इसमें एक एक्सेप्शन वाली बात यहाँ पे जरूर लिख लीजिए, और वो है मैग्नीज का नाइट्रेट। Mn को हीट करोगे आप तो पहले बनेगा क्या, MnO, NO2 और O2। बट यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी एफिनिटी बहुत होती है, तो ये MnO2 बना देता है और साथ साथ NO2। तो फाइनल इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, O2 नहीं बन के MnO2 बन जाता है। ठीक, तो इसको चाहे तो आप एक्सेप्शन पार्ट की तरह लिख सकते हैं। तो आपके पास तीनों मैंने हीटिंग इफेक्ट बता दिए हैं, एक तो कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट। इसके मैकेनिज्म पे हम बाद में आएंगे अगले लेक्चर तक, लेकिन पहले आप अभी इस पोर्शन को पढ़िए। अगले लेक्चर पे हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की स्टार्टिंग करेंगे, और जो छोटे मोटे कॉन्सेप्ट होंगे उनको हम उसी में साथ में लेते हुए चलेंगे, तो इससे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अब आप एक काम करेंगे, अगले क्लास से पहले इस पूरे पोर्शन को जितना आपने पढ़ा है पूरे डिटेल से इसको अच्छे से कर लीजिए। जो असाइनमेंट्स मैंने आपको भेजे हैं वो अच्छे से करेंगे, आप एक बार दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। बहुत प्रॉपरली आप एक एक चीज़ को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब ये बातें मैं हर जगह अप्लाई करूँगा और मान के चलूँगा कि जनरलाइज आप सबको आने लगी है। ठीक है ना, तो इनको प्रैक्टिस करना है। इसके अलावा कोवेलेंट का हीटिंग है, वो भी चीज़ में आएगा और मैं अगले क्लास में उसको डिफाइन करूँगा। तो नेक्स्ट क्लास हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पे स्टार्ट कर रहे हैं, ये बात क्लियर है। बट उससे पहले इन सब कॉन्सेप्ट को एक बार दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ किया है, जिसमें से सबसे बड़े मेजर पार्ट है हाइड्रोलिसिस, रेडॉक्स, एसिड बेस। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए हम लोग इसको यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं और इसका कुछ एक्सप्लेनेशन भी पढ़ेंगे, साथ ही साथ नाइट्रोजन फैमिली की स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो